उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा। चार धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है मॉनिटरिंग। धूमधाम के साथ मनाया गया बीजेपी का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को किया संबोधित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मसूरी। सीएम धामी ने मसूरी जिला चिकित्सालय में डीएलएफ फाउंडेशन की तरफ से दी गई सीटी स्कैन मशीन का किया लोकार्पण। और उत्तराखंड से सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार। पतंजलि योगपीठ में परम पूज्य श्री मुरारी बापू जी के सानिध्य में आयोजित श्री राम कथा में किया प्रतिभाग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे चार धाम यात्रा की। दरअसल उत्तराखंड में आगामी 3 मई से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। यात्रा मार्ग और यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। बता दें कि गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को और 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खुल जाएंगे और वहीं 8 मई को बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट भी दर्शन के लिए खुल जाएंगे। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है, जिसको देखकर लग रहा है इस साल चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी इजाफा होने वाला है और इसलिए प्रशासन अब पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि चार धाम यात्रा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग जारी है और सभी पहलुओं को जितने भी पहलू हैं उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चार धाम यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। केदारनाथ में बने आदिगुरु शंकराचार्य की विशाल समाधि भी इस बार सभी लोगों के दर्शन के लिए खुली रहेगी। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में निर्माण कार्य चल रहे हैं जिस पर कई काम यात्रा से पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण का प्रधानमंत्री मोदी का प्रोजेक्ट है और उसके लिए चुनाव आचार संहिता से पहले ही 2000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे और जिनमें लगभग 65 करोड़ के कार्य चल रहे हैं। तो तमाम तैयारियां जो कि अंतिम रूप दिया जा रहा है और 3 मई से चार धाम के कपाट खुल जाएंगे। 6 मई को यहाँ पर 8 मई को बद्रीनाथ की कपाट खुलेंगे और इसको लेकर तमाम तैयारियां जो कि पूर्ण हो रही हैं। देखिए, इस बार जब ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर इस विषय पर जब चर्चा की गई थी तो ये निर्णय लिया गया था कि इस बार जो यात्रा पे आएंगे हम सभी का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कर ले। तो उसके लिए वो पोर्टल जो है जो उस पे पोर्टल पर हमारे टूरिज्म के पोर्टल पर सभी का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही में लगभग 200 फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बना दे रखी है। उसमें कियोस्क होंगे या फिर हैंडहेल्ड डिवाइसेस होंगे जिनके माध्यम से सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। चूंकि इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से कभी आज तक वहां पर गिनती नहीं हुई है, इसीलिए अभी शासन को कदाचित ये संभव नहीं है कि आज की डेट में कोई उसमें नंबर्स लगा दे। तो साथ ही जो है वो स्थानीय कंसल्टेशन, स्थानीय प्रशासन का कंसल्टेशन, ये चीजें भी करने की आवश्यकता है। लेकिन एक पहला ये जरूरी हो जाएगा हम लोगों को रजिस्ट्रेशन से ये फायदा हो जाएगा कि हमें पता चलेगा कि 3 दिनों के बाद केदारनाथ में आपके कितने लोग रहेंगे, 4 दिनों के बाद कितने रहेंगे। फिर तत्कालीन जैसी समस्या है, तत्कालीन जब व्यवस्था है उसको देखते हुए कोई अगर नंबर्स में कमी ज्यादा करनी है तो वो स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर बाकी व्यवस्था काम करेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। तो कृष्णा, चार धाम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी चल रही हैं और जल्दी कपाट भी खुलने वाले हैं। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और सरकार किस तरह से पूरे प्रयास करे ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो?
बिल्कुल संभव। देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। पिछले 2 वर्षों में हमने देखा था कोरोना के साए में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा बहुत देरी से शुरू हुई थी, लेकिन उसमें तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, जिस वजह से तमाम श्रद्धालु जो देश और विदेश से आते हैं वो अपनी अधिक संख्या में नहीं आ पाए थे। तो कहीं ना कहीं उनमें भी डर का माहौल था। तो दूसरी तरफ प्रशासन ने तमाम पाबंदियां जो है वो चारधाम यात्रा पर लगा रखी थी, जिस वजह से कोई उत्तराखंड नहीं आया था। लेकिन अब 2 साल बाद जब यात्रा शुरू होने जा रही है, इस बार कोई भी पाबंदी नहीं है, क्योंकि कोरोना का साया उत्तराखंड से खत्म हो चुका है। ना के बराबर जो है वो रोजाना केस आ रहे हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जो भी तैयारियां चल रही है उसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करी थी, तो उन्होंने तमाम निर्देश दिए थे, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रहा है। क्योंकि अब देख सकते हैं 3 मई को सबसे पहले जो है गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। उसके बाद 6 मई को केदारनाथ बाबा के कपाट खोले जाएंगे, फिर 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट। तो समय काफ़ी कम रह गया है। सभी विभाग हम देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन और पर्यटन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ कार्यों में लगा हुआ है, क्योंकि जो कार्य योजना अभी अधूरी है उन पर अधिक बनने के लिए और उनको पूरा समय से पहले करने के लिए पर्यटन सचिव खुद दिलीप जावलकर नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि 3 मई से पहले सभी कार्य पूरे हो जाए, ताकि यात्री कोई भी उत्तराखंड में आए तो एक अच्छा संदेश लेकर जाए। क्योंकि 2 वर्षों बाद अब यात्रा जब शुरू हो रही है तो उस पर काफ़ी अधिक श्रद्धालुओं की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। क्योंकि हम हेलीकॉप्टर सेवा की भी अगर हम बात करें तो उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग काफ़ी दिनों पहले शुरू हो चुकी थी। वो लगभग जो है अब 1 महीने तक की यात्रा की बुकिंग जो है वो सभी यात्रियों ने करवा ली है। कोई भी स्लॉट आपको 30 दिनों के जब से यात्रा शुरू होगी उसके 30 दिन के भीतर मिलना बड़ी ही मुश्किल हो पाएगा आज की डेट में। तो वो भी एक समस्या एक तरीके से पर्यटन विभाग के लिए बनी हुई, उसको भी दूर कहीं ना कहीं किया जा रहा है। क्योंकि जो आज जानकारी पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने दी है कि जो एविएशन कंपनी जो हमने टाई अप कर रखा है उनको और बढ़ाने की संभावनाएं जो है उस पर भी विचार किया जा रहा है। खुद चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उन्होंने भी कुछ दिन पहले जो समीक्षा बैठक करी थी उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकर तमाम विभागों की तरफ से जो सड़क बनाई जा रही है उसकी भी समीक्षा बैठक करी है। और उसमें उन्होंने तमाम आदेश दिए हैं कि सड़कों का जो ध्यान है वो अच्छे से रखा जाए, किसी भी सड़क पर कोई गड्ढा नजर ना आए। क्योंकि बरसात का भी समय आ जाता है तो श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आने जाने में। मगर अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि जिस तरीके से समय और कम रहता जा रहा है उस हिसाब से विभाग कितनी जल्दी अपनी तैयारियों को पूरा अंजाम देता है। संभव जी कृष्णा, हेली सेवा पर मैं आऊंगा, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि जैसे कि चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ करना होगा? जैसे श्रद्धालु करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, क्या कुछ जरूरी होता है इसमें? बिल्कुल, देखिए, अगर हम चारधाम यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्हें उत्तराखंड की गढ़वाल मंडल की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसमें उन्हें सिंपल अपना नाम, नंबर, एड्रेस दर्ज करना होगा। साथ ही उन्होंने आधार कार्ड का नंबर भी उसमें लगाना होगा और अपने पासपोर्ट साइज की फोटो, साथ ही में उनके कितने यात्री आ रहे हैं उन सभी की जानकारी और आधार कार्ड नंबर जो है वो उसमें दर्ज करने होंगे। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कोई नई नहीं, हमेशा से चली आई है, मगर इस बार जो प्रशासन है इस पर खासा जोर दे रहा है। यदि कोई दुर्घटना भगवान ना करे कोई घटती है तो उस पर खासी नजर रखा जाए और पल पल की अपडेट जो है वो सभी यात्रियों की रहे और प्रशासन के पास एक डाटा एकत्रित हो पाए कि आखिर केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ में कितने यात्री इस समय मौजूद है। और एक तरीके से इस बार रिस्ट बैंड भी जो है वो हर एक यात्री के लगाने की बात की जा रही है। जीपीएस के माध्यम पे भी हर एक यात्री पर जो है वो नजर रखी जाएगी और उस पर खास इस बार पर यही देखी जा रही है कि जीपीएस के तरफ से भी जो है वो सरकार एक तरीके से उन यात्रियों पर नजर रखेगी ताकि हर एक की सुरक्षा का जो है ध्यान उत्तराखंड सरकार द्वारा रखी जाए। संभव जी। और कृष्णा, अगर हम बात करें अब हेली सेवा की, जो जिसको लेकर किराया महंगा किया जा रहा है इस बार, और कंपनियों की मांग है और इसको लेकर सरकार को फैसला करना है अभी। बिल्कुल, देखिए, अगर हेली सेवाओं की बात करें तो अभी फिलहाल 2 कंपनियां को टाई अप जो है वो उत्तराखंड सरकार से है, जिनकी चारधाम यात्रा में हेली सेवाओं के लिए हेलीकॉप्टर उनके लगाए गए हैं। लेकिन अभी ये हेली सेवाएं जो है एक तरीके से कम पड़ रही हैं क्योंकि काफ़ी कम हेलीकॉप्टर्स इनके हैं जो ऑलरेडी एक तरीके से फुल हो चुके हैं। तो एक तरफ किराया बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ से और दूसरी कंपनियों से टाई अप बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि अभी से काफ़ी श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है क्योंकि 1 महीने तक के स्लॉट जो है वो हेली सेवाओं के बुक हो चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार इस पर और बढ़ाने के लिए लगातार ध्यान दे रही है। अगर किराए की हम बात करें तो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कंपनियों के साथ टाई अप किए थे वो 2 साल के लिए किए थे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरीके से उनके रेट बढ़ाने के लिए हामी नहीं भर रहे हैं क्योंकि 2 साल के लिए उनका टाई अप हुआ था। और अगर रेट बढ़ाएंगे तो इस समय कोरोना काल के साये के बाद से जब लोगों के रोजगार चलने में जो दिक्कत आई है उससे वो सामना करने के बाद अब यात्रा करने आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, उनकी जेब पे कोई भारी कटौती ना हो, इस वजह से भी एक तरीके से रेट बढ़ाना इस समय मुश्किल नहीं लग पा रहा है। संभव जी।
और कृष्णा, अगर हम बात करें तो क्या वहां पर जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनको हटा लिया गया है या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम कोरोना के नियमों की बात करें तो वो सिर्फ जो प्रशासन और सरकार द्वारा कहा गया है, चारधाम यात्रा पे कोई भी श्रद्धालु आएगा तो उसको सिर्फ दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले वो अपने मुंह पे मास्क लगा के हमेशा वो प्रवेश करे और 2 गज की दूरी बना के रखे। समय समय पर हाथ जो है वो अपने सैनिटाइज करते रहें। ये नियम जो है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से पिछले साल भी हमने देखा था कि तमाम पाबंदियां थी, कोरोना का नेगेटिव सर्टिफिकेट उनको लेके आना पड़ रहा था। ये प्रत्येक यात्री को और श्रद्धालु को कोरोना नेगेटिव के बाद ही उसकी एंट्री हो रही थी। अगर वो रिपोर्ट नहीं लेके आ रहा था तो उसकी उत्तराखंड बॉर्डर पर ही जैसे वो एंट्री कर रहे थे, उनके तमाम बॉर्डर चेक पोस्ट पर उनकी चेकिंग करी जा रही थी। जो व्यक्ति नेगेटिव हो रहा था उसी को आगे दर्शन करने की एक तरीके से अनुमति दी जा रही थी, अन्यथा उसको तमाम जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे वहाँ पे क्वारंटाइन भी तमाम श्रद्धालुओं को किया गया था। लेकिन अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अधिक से अधिक श्रद्धालु बढ़ चढ़कर उत्तराखंड आ सकते हैं और उसी की संभावना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री खुद उसकी समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं। अधिकारी जो है लगातार उस पर तत्पर हैं और जो काम अधूरे रह गए हैं वो भी पूरे करने के जो है प्रयास विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। संभव। चलिए कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं और इस बीच यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और तमाम तैयारियां लगातार कर रहा है। चलिए बढ़ते आगे। खबर उत्तराखंड से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने संबोधन में क्या इशारों में कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ने का संकेत तो नहीं दे गए। ऐसी अटकलें अब राजनीतिक गलियारों में चलने लगी हैं। आइए सुनाते हैं सीएम धामी ने क्या कुछ कहा। आपको सच बताऊं तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है कैंट, 22 साल पूरे मुझे भी हो गए इसमें रहते रहते। यमुना कॉलोनी में मैं लगातार शुरू से, जिस दिन से उत्तराखंड बना उसी दिन से यहाँ रहता आया हूँ। इसलिए इस विधानसभा और आसपास की सभी विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, हमारी वरिष्ठ आंदोलनकारी, हमारी गार्जियन आदरणीय सुशीला बलूनी जी, विनोद जी, आदित्य जी, कितने नाम है, रविंदर भाई, रोहिला जी समेत सभी उपस्थित। अब मैं आपका नाम ले लूं, मैं समझता हूं कि औपचारिकता होगी। क्यों विधायक जी? तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मसूरी भी पहुंचे, जहां सीएम धामी ने मसूरी जिला चिकित्सालय में डीएलएफ फाउंडेशन की तरफ से दी गई सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। उसके बाद मसूरी टाउन हॉल में आयोजित बीजेपी की तरफ से स्वागत समारोह में शामिल हुए और जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल और भाजपा के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों ने फूल की माला पहनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। और बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने मसूरी की कई समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि मसूरी में सर्वे ऑफ इंडिया की सैकड़ों बीघा जमीन बेकार पड़ी है और जहां पर रोजगार परक इंस्टीट्यूट बनाए जा सकते हैं, वो भिलाड़ू स्टेडियम को बनाने की मांग भी कर रहे हैं और मसूरी में सब तहसील बनाए जाने की भी मांग की गई। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है। वहीं लगातार कई योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रदेश के विकास का कार्य भी कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर तंज भी कसा। वहीं एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनी और सीएम धामी ने कहा कि पीएम की कार्यशैली से वो काफी ज्यादा प्रभावित हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी दिन में 20 घंटे काम करते हैं, वो उन्हीं के पद चिन्हों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर प्रदेश की जनता का प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए जाने पर आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द लागू करने का फैसला किया है और जिसको लेकर समिति का गठन कर दिया गया। इस मौके पर राज्य के आंदोलनकारियों के साथ 2 सितंबर 1994 की घटना का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वो संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के आंदोलनकारी और वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों के सपनों को साकार करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है।
देश में एक परिवार से 2 बुजुर्गों को पेंशन देने का शासन आदेश जारी हो गया और वहीं स्वच्छता कर्मचारियों को 500 रोज देने की भी घोषणा शासन आदेश ने जारी कर दिया है। तैयार कर लिया है और ड्राफ्ट को हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर चर्चा हो गई है और सर्वसम्मति से उसको आगे बढ़ा दिया है। जल्दी ही हम कमेटी के नाम फाइनल करेंगे और कमेटी जल्दी ड्राफ्ट बनाएगी। हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी लागू हो और हम तो ये भी उत्तराखंड के अंदर इसको लागू करेंगे ही, हम तो देश के अन्य प्रदेशों से भी अपेक्षा करेंगे कि सारे प्रदेश इसको लागू करें। जल्दी का आगे, लेकिन कब तक कोई समय सीमा निर्धारित की आपने इसके लिए? जल्दी जैसे ड्राफ्ट बन जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा। मांग लंबे समय से चली आ रही है लेकिन अभी तक किसी घोषणा नहीं, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। किस तरह की व्यवस्था होगा? कल धामी जी हैं आने वाले 15 साल तक, तो एक बार अब इनको पता है फौजी आदमी को बोलना नहीं आता, ये भी कैसे टेप टाप के लाया हूं नकल करके। तो एक बार आपका अभिनंदन करते हुए और माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने कुछ विषय आपके सामने रखे हैं, उनसे आपको संबद्ध करते हुए और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उसकी जरूर आपसे आग्रह करूंगा। एक जो तहसील का मुद्दा यहाँ पर एक जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कत आती है, देहरादून जाना पड़ता है छोटे छोटे कामों के लिए, तो आज अपना उद्बोधन करेंगे। उन सभी सपनों को पूरा करना भी हमारे संकल्प है। उन संकल्पों को हम आगे बढ़ाएंगे और एक संकल्प हमने 12 फरवरी 2022 को लिया था कि नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि ये हमारा देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, हिमालय का प्रदेश है, ये धर्म और अध्यात्म का केंद्र है, जिसको हम कहते हैं कि विश्व की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी कहीं बनेगी तो हमारे इस उत्तराखंड में हर घर में सेना से कोई न कोई कहीं बेटा है, बेटी है, किसी के पिता है, चाचा है, मामा है, कोई न कोई देखिए सेना में पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोई सेना में दे रहे हैं, कोई अर्धसैनिक बलों में दे रहे हैं, तमाम प्रकार से देश की सेवा देने का काम कर रहे हैं। और हमारा राज्य 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है, तो इस प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमने ये घोषणा करी थी कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस पर काम करेंगे और मुझे आज आप सबके सामने आने में आकर इस बात की खुशी हो रही है कि जो हमने घोषणा करी उस घोषणा को पूरा करने के लिए हमने पहली जो अपनी मंत्रिमंडल की बैठक करी थी, पहली मंत्रिमंडल की बैठक में हमने कैबिनेट से सारा नोट तैयार करके उसको पास कर दिया है, उसको भेज दिया है। जल्दी हम कमेटी बनाने वाले हैं और कमेटी विधि विशेषज्ञों की होगी, हमारे जो अनुभवी लोग हैं समाज में जिन्होंने लंबा काम किया है, उन सभी को साथ में लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और वो ड्राफ्ट उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ड्राफ्ट होगा। इसको जल्द से जल्द हमारी सरकार लागू कर पाएगी। इसी प्रकार से मुझे खुशी है अभी कि सफाई मित्र, हमारे सफाई पर्यावरण मित्र अभी आए थे, तो मुझे कहते हैं आपका धन्यवाद कि आपने कहा था हम सभी को 500 रुपये प्रत्येक दिन का मानदेय देंगे, तो हमने उनका भी जो है मानदेय का शासनादेश कर दिया है। इसी प्रकार से हमने चुनाव के बीच में कहा था कि परिवार में 2 होते हैं, 2 बुजुर्ग होते हैं और 2 बुजुर्गों में से एक ही को पेंशन मिलती थी अभी तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां सीएम धामी ने गुरुवार को हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में परम पूज्य श्री मुरारी बापूजी के सानिध्य में आयोजित श्री राम कथा में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री धामी ने श्री मुरारी बापू और पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव का आभार जताया।
सीएम ने कहा कि मानव जाति में कथा श्रवण का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता और जिन्हें मिलता है वे बड़े भाग्यशाली हैं। सीएम ने कहा कि कथा श्रवण से मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि श्री मुरारी बापू की कथा सुनने का उन्हें दूसरी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे पहले कई वर्षों से पहले वे अल्मोड़ा स्थित डोल आश्रम में भी कथा श्रवण कर चुके हैं और इस दौरान पतंजलि योगपीठ के संस्थापक स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हल्द्वानी में रेलवे अपनी जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और जिसको लेकर रेलवे विभाग ने नैनीताल जिला प्रशासन के साथ बीते दिनों पहले एक बैठक भी की और ऐसे में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए फोर्स और अधिकारियों की तैनाती के साथ ही रेलवे के प्लान को जिला प्रशासन को देना है। हल्द्वानी स्थित डीएम कैंप कार्यालय में डीएम नैनीताल धीराज गर्ब्याल ने जानकारी दी और कहा कि रेलवे के साथ जिला प्रशासन 4 अप्रैल को एक बैठक हो चुकी है उनके साथ में और जिनमें उनकी तरफ से रेलवे को कहा गया इतने बड़े अतिक्रमण के हिस्से को हटाने के लिए उनके पास क्या प्लान है, क्योंकि 4,500 अतिक्रमण हैं जिनको तोड़ा जाना है, क्योंकि अतिक्रमण का एरिया बहुत बड़ा है और ऐसे में अलग अलग फेज में किस तरह की कार्रवाई होनी है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर मैन पावर की साथ साथ संसाधनों की भी जरूरत होगी और उसकी पूरी रूपरेखा रेलवे जिला प्रशासन को 11 अप्रैल को देगा, जिसके बाद वो एसएसपी नैनीताल के साथ एक बैठक करने वाले हैं जिसमें अतिक्रमण के दौरान कितने मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती की जाएगी उस पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि ये अतिक्रमण एक दिन में नहीं टूट सकता। अतिक्रमण को तोड़ने के लिए महीने भर का समय भी लग सकता है और ऐसे में कार्रवाई से पहले एक प्लान बनाया जाएगा और जिसके तहत अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। हमारे बीच में 3 या 4 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ और उन लोगों को हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि आप एक अपनी कार्य योजना बनाएं कि आप किस जगह से पहले अतिक्रमण हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 4,500 के करीब आपके अतिक्रमण हैं जिनको हम लोगों ने हटाना है। तो वो एरिया स्पेसिफिक बताएंगे, फर्स्ट फेज में क्या हटाना, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, तो और मैन पावर अपना कितना वो डिप्लॉय करेंगे और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज उनको चाहिए जैसे भी मशीनें चाहिए या फिर उसको एक बार अतिक्रमण तोड़ने के बाद उसका डिस्पोजल कहाँ होगा उसका। तो ये सारी चीज़ प्लानिंग के साथ ये लोग 11 तारीख को हम लोग अपनी रिपोर्ट हमें दे देंगे। फिर हम लोग एसएसपी और हम लोग बैठ के एक असेसमेंट करेंगे कि हम लोग को कितने फोर्स की आवश्यकता है, कितने मजिस्ट्रेटों की आवश्यकता है, क्योंकि ये जब अतिक्रमण हटेगा तो ये एक सप्ताह में हटने वाला अतिक्रमण नहीं है, ये तो लगातार 1-2 महीने भी इसमें हटाने में चल सकते हैं। जब वो डिसाइड हो जाएगा तब हम अपनी फोर्स की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना अतिक्रमण। चलिए बढ़ते आगे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आने वाले 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट स्थित वीसी सभागार में आयोजित हुई है। इस बैठक में जनपद के विभिन्न जनप्रतिनिधि, श्री 5 मंदिर गंगोत्री धाम समिति, व्यापार मंडल उत्तरकाशी, होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी और साथ ही संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए, जिनकी तरफ से 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कई सुझाव जिलाधिकारी के समक्ष रखे गए हैं। वहीं विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से यात्रा मार्गों पर आवश्यक स्थानों पर शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यात्रा मार्ग पर जहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और सफाई व्यवस्था, होटलों और यात्रा मार्गों पर अवैध शराब विक्रय पर रोक लगाने, होटलों में रेट लिस्ट लगाए जाने, उत्तरकाशी नगर में स्थानीय लोगों के लिए अलग से पार्किंग व्यवस्था किए जाने संबंधी सुझाव भी रखे। और वहीं श्री 5 मंदिर गंगोत्री धाम समिति के सदस्यों ने गंगोत्री में स्थित मुख्य घाट पर सीढ़ियां बनाए जाने, पेयजल और विद्युत की सुचारू व्यवस्था किए जाने, गंगोत्री धाम मंदिर से मेन मार्केट तक सड़क मरम्मत किए जाने और भैरव घाटी में शौचालय की व्यवस्था किए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है। वहीं व्यापार मंडल के सदस्यों ने फेरीवाल और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन करने की मांग की। इसके अलावा उपस्थित लोगों की तरफ से यात्रा रूट निर्धारित करने, उत्तरकाशी शहर की साज सज्जा और सफाई व्यवस्था को लेकर भी सुझाव रखे। वहीं तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण और वाहनों की चेकिंग जगह जगह करने के बजाय एक ही स्थान पर किए जाने संबंधी सुझाव भी रखे गए।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को शीघ्र ही दुरुस्त और पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ वनों के धधकने का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। प्रदेश भर में 24 घंटे में कुल 26 जगहों पर जंगलों में आग लगी है। वनाग्नि का सबसे ज्यादा कहर गढ़वाल के जंगलों पर पड़ा है। यहां आग की 21 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, जबकि कुमाऊं में 1 और वन्य जीव विहार क्षेत्र में 4 स्थानों पर आग लगी। वनाग्नि की इन घटनाओं में 4 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा और बीते 24 घंटे में गढ़वाल में जिन 21 स्थानों पर आग लगी सभी आरक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा हैं। इस फायर सीजन में गढ़वाल में आरक्षित वन क्षेत्रों में आग की 100 घटनाएं जबकि कुल 112 घटित हो चुकी हैं। इसी तरह से कुमाऊं में आरक्षित वन क्षेत्र में 76 और सिविल वन पंचायत में 35 कुल 111 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और जबकि वन्य जीव विहारों में कुल 17 घटनाएं सामने आई हैं। 3 वन क्षेत्रों को मिलाकर प्रदेश भर में वनाग्नि की 240 घटनाएं रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें 300 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र प्रभावित हुआ और इन घटनाओं में 11 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान का आकलन किया गया है। चलिए बढ़ते आगे। ऋषिकेश के राजाजी टाइगर रिजर्व के कुनाव रेंज में गश्त के दौरान कंपार्टमेंट 14 में वन कर्मियों को संदिग्ध हालत में नर हाथी का शव मिला। रेंज अधिकारी अनिल पेन्यूली ने कहा कि राजाजी पार्क के कुनाव रेंज के निकट नर हाथी मृत अवस्था में मिला है और जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। घटनास्थल पर हाथियों के आपसी संघर्ष के निशान मिले। उन्होंने कहा कि हाथी के शरीर पर कई जख्म मिले हैं, उसके दांत सहित अन्य अंग सुरक्षित हैं और वहीं उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। रेंज अधिकारी ने कहा कि मुख्यालय से चिकित्सकों का दल हाथी के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए बुलाया गया और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को जंगल में दफना दिया जाएगा। और चलिए इसी के साथ अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।